गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा सब्जेक्ट होगा मूल विधि यानी कि आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। आज भारतीय दंड संहिता हम इसमें सभी जो पार्ट्स हैं वो पढ़ने वाले हैं और उनको हम सेक्शन वाइज पढ़ेंगे। आज का टॉपिक जो होगा वो भाग 1 और भाग 2 पर आधारित होगा। भाग 1 में हम 5 धाराएं पढ़ेंगे और भाग 2 में हम 6 से 52 तक की धाराएं पढ़ेंगे। और उसमें भी जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगी, हमें परीक्षा के लिए जो अति महत्वपूर्ण हैं उन पर ही चर्चा की जाएगी, क्योंकि ऐसे सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जो हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड है सिर्फ वही देखना। मूल विधि आईपीसी, तो मूल विधि में भाग 1, आज भाग 1 पढ़ा जाएगा। और भाग 1 में धाराएं कितनी हैं? 5 हैं, है ना। सेक्शंस कितने हैं? इसमें 5। और इसमें क्या क्या प्रावधान, किस धारा में क्या प्रावधान, क्या प्रोविज़न दिए गए हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, धारा 1, सेक्शन 1 में क्या लिखा हुआ है? संहिता का नाम, परिवर्तन और विस्तार। संहिता का मीनिंग क्या हुआ? कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे नियम, रूल, रेगुलेशंस होती हैं उनको हम संहिता भी कहेंगे। तो इस संहिता का नाम क्या हो जाएगा? आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता या ताजीराते हिंद। इसका नाम क्या है? संहिता का आईपीसी नाम है। परिवर्तन और विस्तार क्या है इसका? ये परिवर्तन कब हुआ, इसको कब स्वीकार किया गया, कब लागू किया गया? तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है। जैसे 1834 और 1860, 1862 और ये आ जाएगा इसमें 2019 में एक नया जो एक्ट बना था जो जम्मू कश्मीर पर लागू हुआ था। 1834 में भारत में पहला विधि आयोग बना था। विधि आयोग है ना, लॉ कमीशन। पहला जो लॉ कमीशन बना 1834 में, और लॉ कमीशन के जो हेड थे इसके थे लॉर्ड मैकाले। हम ये इतिहास में भी पढ़ेंगे टॉपिक लॉर्ड मैकाले का। लॉर्ड मैकाले का जो शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी योगदान है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है कि लॉर्ड मैकाले भारत में किस पद पर आए थे? ये विधि आयोग के प्रमुख या अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर नियुक्ति की गई थी। और विधि आयोग की एक प्रारूप समिति बनाई गई थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके भी ये हेड बने थे। इसकी जो प्रारूप समिति बनी यानी कि ड्राफ्ट कमेटी, ड्राफ्टिंग जो कमेटी बनी इसके ये प्रमुख बनाए गए थे। और इन्होंने ही इसका प्रारूप खाका तैयार किया था। एक समझिए कि जो कच्चा जो प्रारूप होगा ये किसने तैयार किया? लॉर्ड मैकाले ने। और बाद में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में इसको लागू, ये स्वीकार किया गया था 1860 में। यहाँ पर 6 अक्टूबर 1860 में ये क्या किया गया? स्वीकार किया गया था, स्वीकार। और 1862 में क्या हुआ? 1 जनवरी 1862 को ये लागू कर दिया गया भारत में। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र था ये छोड़ा गया था, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था। जम्मू कश्मीर में पहले एक पैनल लागू था, इसको आरपीसी बोलते हैं, रणबीर पेनल कोड। वहाँ के एक रणबीर महाराजा हुआ करते थे। जैसे हम पढ़ेंगे अजीत सिंह वहाँ के राजा हुए थे एक, जब पार्टीशन भारत का हुआ। और उसमें उससे पहले भी एक वहाँ के रणबीर थे, तो उनके अपने कोड कंडक्ट लागू हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पर 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 जो थी यानी कि आर्टिकल 370 वो जम्मू कश्मीर में समाप्त कर दिया गया। और पूरे भारत में अब आईपीसी लागू है। अगर यह है ना कि ये कितने राज्यों में लागू है, तो हम जम्मू कश्मीर भी इसमें बताएंगे, क्योंकि 2019 के बाद में जम्मू कश्मीर में भी ये लागू हुई। तो फिर से ध्यान दीजिएगा आप। 1834 में सबसे पहला विधि आयोग भारत में बना था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड मैकाले हुआ करते थे। लॉर्ड मैकाले ने ही इसका ड्राफ्ट तैयार किया कि हमारी जो आईपीसी होगी ये किस पर आधारित होगी, कैसी होगी। ये संविधान में हम पढ़ते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, वो भी संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे। तो उन्होंने ये तैयार किया था कि हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। ऐसे ही आईपीसी में लॉर्ड मैकाले ने कि हमारे जो ये आईपीसी की धाराएँ हैं या कोड हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, है ना। ये सब इन्होंने दिया कि कितने भाग होने चाहिए। विधि आयोग के कौन बने मुखिया? लॉर्ड मैकाले। 1860 में 6 अक्टूबर 1860 को इसको स्वीकार किया गया था। और 1862 इसकी आपको डेट भी याद रखनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। 1862 1 जनवरी को ये पूरे भारत में लागू कर दिया गया था, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर में कब लागू किया गया? जब 370 की वहाँ पर जो ये आर्टिकल था उसका रिमूवल किया गया, उसके बाद में जम्मू कश्मीर में भी लागू हुआ। तो देखना, जो पहली इसमें धारा है किससे संबंधित? संहिता का नाम। संहिता का नाम क्या हुआ? आईपीसी, इंडियन पेनल कोड।
और यहाँ से परिवर्तन विस्तार क्या होगा, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर के अलावा शेष भारत में लागू थी, लेकिन 2019 के बाद में भी परिवर्तन में दो चीज़ें आ जाएंगी, स्वीकार कब किया गया और लागू कब किया गया। तो 1860 को स्वीकार किया गया, 1862 में इसे लागू कर दिया गया था। सेक्शन नंबर 2 पर आते हैं। धारा नंबर 2, भारत के भीतर किए गए अपराधों के लिए दंड। जो भी भारत की सीमा के अंदर अपराध किए जाएंगे उनके लिए दंड का प्रावधान क्या होगा, आईपीसी की धारा लागू होगी। तो इनको भी आपको समझाते रहेंगे, या आप नोट करते रहिए, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए, या फिर अगर नोट करना चाहे तो नोट कीजिए। देखना जो इसकी धारा 2 है ये किससे संबंधित है, सेक्शन 2, भारत की सीमा के अंदर अगर जैसे हम ये बनाते हैं कि इंडिया है, यहाँ पर इंडिया सीमा के अंदर जो भी अपराध होंगे सब पर आईपीसी की धारा लागू होगी। कोई भी अपराध हो, सभी कम्युनिटी, सभी समुदाय, सभी व्यक्ति पर, प्रत्येक व्यक्ति पर, स्त्री पुरुष सभी शामिल होंगे। तो भारत के भीतर किए गए अपराध के लिए दंड या प्रोविजन क्या होगा, इसका जो फाइन होगा या जुर्माना होगा, जो भी कुछ ऐसे दंडों के प्रकार बताए गए हैं आगे डिस्कस करेंगे। ये भारत की सीमा के अंदर। थर्ड में दिया गया है सेक्शन 3 में, भारत के परे किंतु भारत के भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों के लिए दंड। लिखना ये लिखा ना, भारत से परे है ना, बियॉन्ड। अगर कोई भारतीय नागरिक है, जैसे एनआरआई होते हैं, अगर वो कोई अपराध करते हैं और विदेशों में चले जाते हैं, उन पर भी भारत में ये आईपीसी की धारा लागू होगी। क्वेश्चन यह हुआ है कि अगर कोई भारतीय नागरिक यहाँ के कानून के अंतर्गत युगांडा में अगर कोई अपराध करता है और उससे कोई किसी व्यक्ति को हानि होती है, भारतीय व्यक्ति को, उस पर यही दंड के प्रावधान लागू होंगे जो भारत की सीमा के अंदर होते हैं। तो एग्जाम्पल युगांडा का दिया गया, अगर हम विदेश में भी करते हैं। भारत से परे किंतु भारत के भीतर विधि, जो भारत के अंदर कानून लागू हैं उनके अनुसार विचारणीय अपराधों के लिए दंड, उनको क्या सजा दी जाएगी, क्या दंड दिया जाएगा, वो भी आईपीसी के अंतर्गत ही होगा। नंबर 4, कुछ विधियों है ना, यानी कि कुछ कानूनों, कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। कुछ विशेष परिस्थितियों में हो सकता है कि ये आईपीसी की धारा नहीं लागू होगी, जैसे सरकार चाहे तो, बहुत ही विशेष कंडीशन में होता है, रेयर केस में। तो 5 और ये 4 और 5 लगभग सेम ही है। कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना, यहाँ पर दिया है कुछ विशेष विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। कौन सा अधिनियम, ये आईपीसी का अधिनियम। तो आईपीसी का जो अधिनियम होगा ये विशेष कंडीशन भी होती है कहीं कहीं पर, है ना। जैसे हम ये पढ़ेंगे उसमें अनुच्छेद संविधान में 105 संसदों का विशेषाधिकार होता है, प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंटेरियंस। मान लीजिए हम कोई अपराध करते हैं, हमें तो तुरंत गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन अगर कोई एमपी एमएलए करते हैं उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो जाएगी। आईपीसी की धारा उन पर रियर केस में कब लागू होंगी, यानी कि सेशन चल रहा है उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो विशेष परिस्थितियों में ये कुछ समय के लिए या जैसे भी सरकार उचित समझे ये अधिनियम प्रभाव नहीं डालेंगे अपने। तो ये इसमें कितने थे, भाग 1 में ये सेक्शंस कितने हुए, 5। तो आप इन्हें नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आप चाहें। तो देखना आगे बढ़ते हैं। तो इसमें भाग 2 आ जाएगा। भाग 2 में सेक्शन कितने हैं, 6 to 52, 6 से 52 तक। तो पहले ये कर लेते हैं 6 से 16 तक। देखना भाग 2 में जो सेक्शन नंबर 6 है, धारा 6, इसमें क्या दिया गया, संहिता में दी गई परिभाषा और अपवाद। जो भी इस संहिता में यानी कि आईपीसी में, जो भी आईपीसी में संहिता में परिभाषा या कुछ अपवाद दिए गए हैं वो पूरे इसमें मान्य होंगे, है ना, इनमें चेंजिंग नहीं कर सकते। साथ में क्या दिया गया है, धारा नंबर 7, किसी पद का अर्थ और भाव, जो कोई पद है उसकी परिभाषा इन्होंने क्या दी है या उसका भाव क्या निकलता है वो भी पूरी संहिता में मान्य होगा। जैसे मतलब लिंग, वचन, स्त्री या पुरुष, क्या इनमें परिभाषा बताई गई है, यही लागू रहेंगी फिर, है ना। नंबर 8 में धारा नंबर 8, देखना 8, 9, 10 ये पूछे गए हैं, ये हमारे एसआई वाले एग्जाम में आए हुए हैं पहले क्वेश्चन। लिंग क्या होता है, लिंग का मतलब ये हुआ कि पुरुष और स्त्री दोनों पर लागू होगा, यानी कि पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, है ना, यानी कि व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आ जाएंगे वैसे ये भी दोनों। 9 में दिया गया है वचन। वचन होते हैं जैसे सिंगुलर है या प्लूरल, हम इंग्लिश में पढ़ते हैं एक वचन या बहुवचन। मान लीजिए किसी व्यक्ति पर कोई हमला करता है और उसे बचाव के लिए, वो सभी व्यक्तियों पर लागू होगा फिर नियम, है ना। व्यक्ति या व्यक्तियों, मान लो कोई जानवर है उस पर हमने अटैक किया, कुछ जो प्रोहिबिटेड है जिस पर नहीं करना था, तो एक जानवर पर भी है वो अनेकों पर भी है। तो वचन शब्द से क्या मतलब हुआ, ये एक वचन और बहुवचन दोनों, जो हिंदी में हम पढ़ते हैं ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। अच्छा, 10 में क्या बताया गया है, धारा नंबर 10 में स्त्री और पुरुष की परिभाषा। इसमें आता है कि किस आयु वर्ग के आते हैं। आयु वर्ग उसमें दिया था, एक महिलाओं की जैसे फर्टिलेटर एज होती है 49 तक, 49 वर्ष तक, 49 वर्ष की या उससे अधिक की, जन्म से और इसकी मृत्यु तक सभी आयु, इसमें सभी आयु काउंट होगी, उसकी सभी आयु।
यानी कि जन्म से मृत्यु तक, है ना। कोई बालिका है, जैसे आज जन्म हुआ, आज एक दिन की है वो, तो उसकी मृत्यु तक, मान लीजिए वो 80 साल की है, ये स्त्री वर्ड उसका घोतक होगा, इंडिकेशन होगा। ऐसे ही पुरुष भी इसी में आएंगे, जन्म से और मृत्यु तक, है ना। जो भी एज ग्रुप होगा, जिस एज के भी होंगे, वो सब पर लागू होगा, पुरुष और स्त्री। ओके, व्यक्ति क्या दिया है, देखना, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत पुरुष और महिलाएं तो शामिल ही हैं इसमें, स्त्री और पुरुष दोनों। लेकिन अगर कोई कंपनी या कोई संगम हमने बनाए, कोई कमेटी, वो भी व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आएगा। मान लीजिए संस्था है हमारी एक ये, तो संस्था में हमारे नाम से या हमारे नाम से रजिस्टर्ड ये संस्था है, अगर ये कोई गलत शिक्षा देती है या गलत कार्य कोई करती है, तो इस पर भी वही एक्ट लागू होगा, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आ जाएगी। ओके, इसमें देखिएगा आप 12 धारा नंबर 12 में क्या है, लोक। लोक को हम क्या कहते हैं, सरकारी भी कहते हैं सामान्य भाषा में, या पब्लिक भी कहेंगे। लोक का मीनिंग क्या हो जाएगा, सार्वजनिक या पब्लिक, इसे सार्वजनिक या पब्लिक कहेंगे इंग्लिश में, पब्लिक। लोक से मतलब क्या होता है, जो सरकारी पद होते हैं या कहिए कि सरकारी स्थान होते हैं, यानी सार्वजनिक स्थल, रेलवे स्टेशन ये सार्वजनिक स्थल होता है, तो वहाँ पर लोक शब्द इंडिकेट करेगा उसको। अच्छा, 13 में क्या है, लोक की परिभाषा ये निरसित कर दी गई, यानी कि कैंसिलेशन कर दिया गया इसका। लोक की परिभाषा क्या होगी, इससे आगे बढ़िए तो निरसन है, यानी कि इनएक्टिव है आज की डेट में। नंबर 14 में सरकार का सेवक, ये क्वेश्चन एसआई में पूछा गया है। क्वेश्चन किस में है, एसआई में, सब इंस्पेक्टर यूपी में पूछा गया था कभी क्वेश्चन कि सरकार के सेवक कौन होते हैं, जो भी सरकारी पदाधिकारी होते हैं। जैसे हम तैयारी करें कंपटीशन की, तो हम सरकारी सेवक बनना चाहते हैं। इसमें क्वेश्चन आया कि क्या सरपंच, जो गांव का सरपंच होता है या मुखिया होता है, या फिर कहिए कि ग्राम प्रधान जो होता है, क्या वो भी लोक सेवक है, बिल्कुल वो भी लोक सेवक है। इसमें क्या आ जाएगा, सरकार के सेवक में एक तो जितने भी सरकारी पदाधिकारी हैं, जितने भी सरकारी पदाधिकारी, चाहे वो राज्य सरकार के हैं, केंद्र सरकार के हैं, सरकारी पदाधिकारी, और एक ग्राम प्रधान भी इसी में ही होगा। ग्राम प्रधान, या तो ग्राम प्रधान या फिर नगर पालिका के जो चेयरमैन होंगे या उसके सभासद, सब किस में आ जाएंगे, ये सरकार के सेवक के रूप में इनको इंडिकेट किया जाएगा। नंबर 15 ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा ये निश्चित कर दी गई। ब्रिटिश इंडिया क्या, जब यहाँ पर आईपीसी लागू हुई थी 1860 में, सन 1860 में, उस टाइम पर तो ये काम करता था उसमें शब्द, लेकिन आज की डेट में निश्चित, इनएक्टिव कर दिया गया। नंबर 16 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी निश्चित है। तो ये 16 तक ये भाग हमने 2 में किस में, अभी इससे आगे करते, ये आप नोट करते रहिए और यह स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखना भाग 2 में वो जो शेष इसमें धाराएं हैं, धारा नंबर 17 में क्या दिया है, सरकार से मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट से, सरकार से है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों। जैसे केंद्र में सरकार होगी, राज्य सरकार में भी, तो सरकार शब्द इंडिकेट किसको करेगा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। नंबर 18 देखिएगा, भारत, इंडिया का मीनिंग क्या होगा, संविधान में अलग बताया गया अनुच्छेद 1 में ही कि इंडिया मीन्स भारत एक राज्यों का संघ होगा। और यहाँ पर क्या है, भारत की परिभाषा, भारत क्षेत्र के अंदर वो आएंगे जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर, ये जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर भी शामिल कर लिया गया। अब आईपीसी की धारा यहाँ भी लागू होगी, क्योंकि जो सेक्शन ये दिया गया आर्टिकल नंबर 370 जम्मू कश्मीर में समाप्त कर दिया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। इसके बाद यहाँ पर आईपीसी की धारा लागू होती है। आगे देखिएगा, न्यायाधीश क्या होगा, न्यायाधीश एक 2 प्रकार के केस होंगे, सिविल और फौजदारी। एक तो सिविल केस होंगे, एक फौजदारी केस, यानी कि दीवानी केस। सिविल को क्या बोलते हैं, दीवानी केस भी बोलते हैं। तो सिविल केस और फौजदारी, सिविल में तो ये आएंगे जो लड़ाई मारधाड़ से संबंधित, फौजदारी में क्या होते हैं, जो लड़ाई मारधाड़ से संबंधित होते हैं या फिर हत्या के मामले होते हैं, तो फौजदारी में। फौजदारी के अलावा जितने भी केसेज होते हैं वो किस में आ जाएंगे, सिविल मामलों में। तो एक तो सिविल जज होते हैं और एक सेशन जज होते हैं। जो फौजदारी मुकदमों की सुनवाई करते हैं सेशन जज, और जो सिविल मामलों की करते हैं वो सिविल जज होते हैं। तो सिविल जज और सेशन जज, तो जजेज की इसमें न्यायाधीश से मतलब क्या हुआ, जजेज से सिविल मामलों के न्यायाधीश और फौजदारी मामलों के। और जो यहाँ पर ये निर्णय देंगे उसको न्यायालय कहा जाएगा, यानी कि कोर्ट कहा जाएगा। और सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट दोनों हो सकती हैं या एक ही जगह पर दोनों हो सकती हैं। तो 19 और 20 इससे संबंधित है दोनों। आगे बढ़ते हैं। 21 लोक सेवक का मतलब होता है सरकारी पदाधिकारी, जितने भी सरकारी पदाधिकारी, चाहे वो डिफेंस में भी हो, जल सेना, वायु सेना या फिर थल सेना में, या जितने भी समस्त पदाधिकारी होंगे, इसका मीनिंग क्या निकलता है कि वो लोक सेवक हैं, पब्लिक सर्वेंट। नंबर 22 जंगम संपत्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ कि जंगम संपत्ति क्या होती है। देखना, जंगम संपत्ति होगी
कि हमारी भूमि के अलावा जितनी भी संपत्ति होगी वो जंगम संपत्ति होगी और वो मूर्त रूप में होनी चाहिए, है ना, विजिबल होनी चाहिए, वो दृश्यात्मक होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं कि हमारी ये टेबल है या ये बोर्ड है, इसको उठाकर कहीं दूसरी जगह ले जाया जा सकता है ना, अस्थिर भी है और ये भूमि से जुड़ी हुई नहीं है, तो ये क्या आ जाएगी, जंगम संपत्ति में आ जाएगी। मान लीजिए कोई हमारी ये स्टूल ले जाए यहाँ से उठाकर, चेयर ले जाए यहाँ से उठाकर, तो चेयर क्या हो जाएगी, ये जंगम संपत्ति में आ जाएगी। और चेयर इसलिए आएगी क्योंकि ये मूर्त रूप भी है, वो दिखाई देती है हमें, दिखाई देने वाली जो संपत्ति होगी मूर्त रूप में, ये क्या जंगम संपत्ति हो जाएगी। मूर्त का मतलब दृश्यात्मक या विजिबल। आगे देखते हैं सदोष अभिलाभ। सदोष अभिलाभ का एक हिंदी में सरल भाषा में मीनिंग समझ लीजिए कि गलत तरीके से कमाया गया लाभ, जो गलत तरीके से अर्जित करते हैं। सदोष अभिलाभ और हानि क्या, बिना कब्जे की संपत्ति पर अधिकार कर लेना। मान लो मेरे कब्जे में नहीं, मेरे पोजीशन में नहीं, उसका मालिक कोई और है, मालिकाना हक अगर किसी दूसरे का है और वो संपत्ति को हम हड़पते हैं उसे, क्या हो जाएगा, वो सदोष अभिलाभ आ जाएगा। और दूसरे को क्या होगी, सदोष हानि हो जाएगी, यानी कि हानि पहुंचाना मेरा मकसद था। बेईमानी 24 में क्या आ जाएगा, बेईमानी। एक व्यक्ति को अभिलाभ तो दूसरे को हानि होती है, जैसे मैंने किसी की संपत्ति को हड़पा है ना गलत तरीके से, और मुझे तो लाभ हो जाएगा, दूसरे को हानि हो सकती है, क्या, ये बेईमानी आ जाएगी। 25 में क्या दिया है, कपट। कपट क्या होता है, जैसे छल कपट होते हैं, है ना, बताया कुछ और है और किया कुछ और है इसमें। यानी कि जैसे अगर हम दुकान पे कोई सामान लेने जाते हैं, वहाँ पर जो उन्होंने फीचर्स बताई हैं, जो स्पेशलिटी बताई हमें किसी वस्तु की, वो नहीं हुई, वहाँ घर आकर उसमें देखा कि छल कपट हमारे साथ में किया गया है। नंबर 26 में विश्वास आ जाएगा, किसी चीज़ पर या किसी व्यक्ति पर हमारा विश्वास होना, है ना, तो शब्दावली कह रही कि 27 समझिएगा आप, है ना। 27 में क्या, पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति होना, है ना। अगर किसी व्यक्ति की जो पत्नी है या लिपिक है या फिर उसके अधीन कोई और दूसरा व्यक्ति है, उसकी संपत्ति कब्जे में होने का मतलब है वो उसी व्यक्ति के संबंध में है। जैसे हम बात करते हैं, है ना, कि हमारे कोई सेवक हैं या हमारे कोई सचिव है, उनके कब्जे में कोई संपत्ति जो हमारी है, इसका मतलब मालिकाना हक हमारे पास है। ओके। नंबर 28 कूटकरण। कूटकरण को बोलते हैं डिकोड करना किसी चीज़ को, दूसरे शब्दों में कहना या इशारे से बोल देना या फिर किसी चित्र के माध्यम से उसको एक्सप्लेन करना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक नोटिस लिखते हैं कि धूम्रपान करना वर्जित है, या तो हम पूरा सेंटेंस लिखें नो स्मोकिंग, या फिर ऐसे भी बना सकते हैं कि हमने एक बीड़ी टाइप में बनाकर उस पर क्रॉस लगा दिया, तो ये जो बीड़ी का जो सिंबल होगा कि यहाँ पर धूम्रपान नहीं करना, ये डिकोड हुआ उस चीज़ का। जैसे हाईवे पर या कहीं पर आप देखते होंगे, है ना, तो एक तीर बना देते हैं एरो की, रास्ता इधर मुड़ रहा है, वो क्या डिकोड हो जाएगा। दस्तावेज, है ना, डॉक्यूमेंट्स किसे बोलते हैं, दस्तावेज। जितने भी लेख होंगे, लेख किसी अंक में या अक्षर में लिखे गए हों या फिर इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी हो सकते हैं वो, ये सब क्या दस्तावेज शब्द के अंतर्गत आएंगे। इसमें ऑडियो भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है, कोई लिखा हुआ भी हो सकता है, टाइपराइटर से लिखा हुआ हो सकता है, सब दस्तावेज के अंतर्गत। और किस सेक्शन में है, सेक्शन नंबर 29। लेख, अक्षर, अंक, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख सब इसी में आएंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का जो इसमें जोड़ा गया है, ये सन 2000 में आया है। 2000 में उसकी एक उपधारा होती है 2, यानी इनके इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के 2000 के उपधारा नंबर 2 के अंतर्गत ये जोड़ा गया था। तो आप ये नोट कीजिए। अभी आगे बढ़ते हैं। और सेक्शन नंबर 30 ना, धारा 30 में क्या दिया गया है, मूल्यवान प्रतिभूति। प्रतिभूति बोलते हैं कोई रिकॉर्ड रखना, जैसे गारंटी भी बोलते हैं प्रत्याभूति को इंग्लिश में। तो मूल्यवान प्रतिभूति क्या होती है, जो विधिक अधिकारी या विधिक दायित्व जिन पर होता है, जो ये कहिए कि सरकार के अंडर में कुछ दस्तावेज रखे हैं, कोर्ट की अपनी डिक्रीज होती हैं, अपने वर्डिक्ट होते हैं उनके, या कोई डिसीजन उन्होंने दिया है उसको सेफ रख लिया गया जो आगे भी काम आएगा, वो क्या मूल्यवान प्रतिभूति हो जाएंगी ये। या किसी विधिक अधिकारी के अधीन रखा हुआ है, जैसे सरकारी वकील होते हैं APO, एडिशनल प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, सहायक अभियोजन अधिकारी, तो इनके पास में जो भी सरकारी रिकॉर्ड होगा मूल्यवान माना जाएगा। नंबर 31 में क्या दिया है, बिल, है ना। बिल एक हम संविधान में भी पढ़ेंगे जिसको हम विधेयक बोलते हैं, लेकिन ये बिल अलग है। बिल क्या होगा, किसी के नाम से जो प्रॉपर्टी या किसी कोई भी चीज़ की हम वसीयत करते हैं उसके दस्तावेज बिल कहलाएंगे, ये बिल हो जाएगा। आगे कार्यों का निर्देशन करना, कोई कार्य है वो किस तरीके से किया जाना है ना, उसकी डायरेक्शन क्या होनी है, उसका सही वे क्या होगा करने का, ये 32 में। और 33 में कुछ परिभाषा बताइए कार्यों की, कुछ विशेष कार्यों को विशेष ढंग से ही किया जाएगा। धारा नंबर 34 में क्या लिखा है, सेक्शन 34 में सामान्य आशय। देखना जो एक इंटेंशन हमारा होता है, आशय को हम क्या कहेंगे, इंटेंशन। इंटेंशन, सामान्य इंटेंशन क्या, आशय।
कई व्यक्ति अगर कोई आपराधिक कार्य करते हैं, कई व्यक्ति का मतलब या तो 5 या 5 से अधिक होने चाहिए, अगर वो कोई आपराधिक कार्य करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति उतना ही दोषी है जैसे वो कार्य उसी व्यक्ति ने किया है ना। अगर सामूहिक रूप से कोई कार्य करते हैं तो बराबर के एक गुनहगार होंगे, उनको बराबर सजा दी जाएगी, या फिर सरकमस्टेंस परिस्थितियाँ देखी जाएंगी इसमें। तो सामान्य आशय से मतलब क्या हुआ, जो जनरल हमारा इंटेंशन होगा, कई व्यक्ति आपराधिक कृत्य करते हैं, कोई आपराधिक कार्य करते हैं। नंबर 35 में आपराधिक ज्ञान या आशय होना, ऐसे हम कोई अपराध करने वाले हैं लेकिन उसका हमें पहले ही पता है कि ये गलत वे है, तो इसका आशय क्या हो जाएगा, यानी कि शुरुआत में ही आपराधिक था वो। ये किस में 35 में। 36 में क्या आ जाएगा, अंशतः कार्य द्वारा कारित करना। अंशतः हमने कोई पार्शली कार्य किया है, कम कार्य किया है, लेकिन उसका परिणाम बड़ा हुआ है। मान लो कोई किसी व्यक्ति की अगर हम हमला करते हैं, वो हमला कम है, उससे किसी की हत्या नहीं होती, लेकिन अगर इन केस हत्या हो भी जाती है तो मर्डर का दोषी हो सकता है व्यक्ति। 37 आपराधिक गठित करना, अपराध को कोई गठित करना। अगर हमने ऑर्गेनाइज किया, देखना कोई भी अपराध कई चरणों में भी हो सकता है, कई चरण है ना, यानी कि उसके स्टेप होंगे, 3 स्टेप में वो पूरा हुआ है, तो प्रत्येक स्टेप अगर वो देखता है कि हत्या कारित हो सकती है इस कार्य से, तो अपराध का हर चरण उतना ही एक ये गुनहगार होंगे वो अपराधी, जितने एक वो कार्य को पूर्ण करने के लिए करते हैं। यानी कि षड्यंत्र कोई रचा गया, कंस्पायरेसी रची गई है, जो भी उसमें शामिल हैं, समझो कार्य उसी अकेले व्यक्ति ने किया है। अगर उसमें 5 या 10 व्यक्ति है और एक अपराध गठित करते हैं, एक षड्यंत्र करते हैं, कंस्पायरेसी प्लॉटिंग, उसमें जो भी शामिल लोग होंगे, जो व्यक्ति होंगे, वो बराबर के उसमें दोषी हो जाएंगे। 38 संयुक्त व्यक्ति अपराध के दोषी। अगर कोई संयुक्त व्यक्ति हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं, वो भी बराबर के हकदार होंगे, यानी कि दंडनीय होगा उनके लिए। 39 में स्वेच्छा लिखा है, अपनी इच्छा से कार्य करना कोई। 40 अपराध के बारे में दिया गया, जो क्राइम्स होंगे ये कितने प्रकार के होंगे, कौन कौन सी धारा में आ जाएंगे। जैसे भाग नंबर 4 और 5 में पढ़ेंगे हम, उसमें सब धाराएं लिखी हुई हैं, तो ये 4 भाग और 5 भाग में आगे वही आने वाला है। विशेष विधि, विशेष कानून क्या होंगे, विशेष कार्यों के लिए बनाए जाएंगे, विशेष कार्यों के लिए विशेष कानून। जैसे अभी एस्मा लगा हुआ है यहाँ उत्तर प्रदेश में, पूर्वोत्तर राज्यों में एक अफस्पा कानून है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, वो किसी भी शक के आधार पर या संदिग्ध अवस्था में व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। इसमें एक थी चानू, रोम शर्मिला चानू उसी में जुड़ी हुई थी, वो उसी कानून के खिलाफ धरने पर बैठी हुई थी, आपने अगर नाम सुना हो। खैर 42 स्थानीय विधि। स्थानीय विधि क्या होगी, विशेष स्थान पर लागू हो सकती है, किसी विशेष स्थान पर विशेष कानून। देखना इससे पहले में क्या है कि विशेष कानून बन सकते हैं, और विशेष अगर वो कानून बनाए हैं विधि, जैसे उत्तर प्रदेश में एस्मा लगा हुआ है कि कोई भी सरकारी पदाधिकारी धरना नहीं कर सकते अगर वो आवश्यक वस्तुओं से जुड़ा हुआ मामला है, जो हमारी पूर्तियाँ हैं, सप्लाई हैं, जैसे चिकित्सा होती है, विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति, इनके जो पदाधिकारी वो धरने पर नहीं जाएंगे, क्योंकि एस्मा लागू है, वो 6 महीने के लिए लगता है, उसकी जो अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। कोई विशेष कानून विशेष स्थान पर होता है, उसे क्या बोलते हैं, स्थानीय विधि। ये किसमें 42 में आ जाएगा, आप ये नोट कीजिए, अभी फिर आगे बढ़ते हैं। और देखना धारा 43 में क्या लिया, सेक्शन नंबर 43, इसमें अवैध, अवैध जो इलीगल या इलिक्ट वर्ड हो जाएगा, इलीगल, इसमें क्या दिया है, ऐसे कोई कार्य जो विधि विरुद्ध हो, है ना, जो कानून है उसके अगेंस्ट होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए, अगर उनसे हम कोई कार्य करते हैं तो अवैध माना जाएगा। या कहिए जितने भी आपराधिक कार्य होते हैं, अपराध वही है जो विधि विरुद्ध किया जाएगा, कानून के विरुद्ध जो किया जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसके लिए वर्डिंग अवैध हो जाएगा, इलीगल आ जाएगा। नंबर 44 में क्षति, कंपेंसेशन। देखना क्षति से मतलब क्या हुआ, अक्षति कही या क्षति या कंपेंसेशन, किसी व्यक्ति को हानि या उसके शरीर को हानि पहुंचाना, या उसके मन को, या ख्याति, ख्याति का मतलब नेम एंड फेम, है ना, जो उसकी एक गुडविल होती है बनी हुई, नेम एंड फेम, अगर या उसकी संपत्ति को हानि अगर पहुंचाते हैं, समझो कि ये कंपेंसेशन, कंपेंसेट किया है हमने, उसको क्षति पहुंचाई है। 45 में जीवन, जीवन से मतलब है मानव जीवन, है ना, मानव को हम जीवन के विरुद्ध नहीं हो सकते। ये आर्टिकल नंबर 21 में भी दिया है कि जिन्हें अगर में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, जब हम संविधान पढ़ेंगे इसमें 21 में। ओके 46 मृत्यु, मृत्यु का मतलब है मानव मृत्यु, मानव की मृत्यु से संबंधित मृत्यु शब्द का अर्थ है। 47 जीव जंतु, देखना जीव जंतु में क्या आएंगे शब्द के अंतर्गत, मनुष्य के अलावा, मानव के अलावा सभी जीवधारियों से संबंधित, मानव के अलावा सभी जीव जंतु। ओके
48 जलयान, जलयान यानी कि जल के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन करना, उसमें मानव या मानव की संपत्ति को ट्रांसपोर्ट करना, वो जलयान हो जाएगा। ये बीच बीच में शब्दावली आएगी किसी धारा में, सेक्शन में। 49 में वर्ष और महीने, वर्ष और मास देखना। वर्ष क्या होते हैं, जैसे गार्गेरियन कैलेंडर लागू है आज की डेट में, जिसके महीने होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ये जो अब लागू है गार्गेरियन कैलेंडर, इसी को अंग्रेजी कैलेंडर भी कहते हैं। तो ये कैलेंडर से मतलब क्या होगा, अगर कहीं पर पूरी आईपीसी में वर्ष या मास लिखा हुआ है, इसका मतलब है वो इस कैलेंडर की बात हो रही है जो अब लागू है। आगे 50 में धाराएं, धारा ये हम जो सेक्शन पढ़ रहे हैं धारा, तो धारा क्या हो जाएगी, जो भी पूरे आईपीसी में लिखा हुआ है ये सब धाराएं हो जाएंगी। इनके जो नामांकन है, नंबर जो दिया गया है, ये सब क्या है, सेक्शन आईपीसी में। शपथ क्या होगा, विधि द्वारा सत्यानिष्ठा और प्रतिज्ञान, किसी पदाधिकारी को जो शपथ दिलाई जाती है उसमें विधि द्वारा सत्यापित किया जाता है और सत्यमान होता है। आगे 52 लास्ट देखिए इस पार्ट का, सद्भावपूर्ण है ना। देखना, सद्भावपूर्वक अगर हम कोई बात करते हैं, कोई कार्य करते हैं, इसका मतलब वो सम्यक ज्ञान या फिर अवेयरनेस से किया गया है, वो ध्यान से सतर्कता से कार्य किया गया, सतर्कता और ध्यान से किया गया कार्य सद्भावपूर्वक माना जाएगा। या कोई बात सद्भावपूर्वक कब मानी जाएगी, जब वो सतर्कता से कही गई है। तो ये हमारा भाग फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो जाता है। अगली जो हम वीडियो बनाएंगे भाग 3 और 4 पर हो जाएगी। अब हम उसमें जो महत्वपूर्ण ऐसी धाराएं हैं, सेक्शंस, उन्हीं पर जो आए हुए क्वेश्चन हैं, आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसमें फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा, और मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आएगा। ओके, थैंक यू।